भारत, जहां स्थापत्य सिर्फ बनाया नहीं जाता, जिया जाता है। यहाँ के किले सांस नहीं लेते, लेकिन हर पत्थर में दिल धड़कता है। ये वही धरती है जहां सम्राटों ने अपनी सत्ता पत्थरों में दर्ज की, कलाकारों ने अपनी आत्मा उकेरी और समय ने इन्हें अमर बना दिया। किसी महल के झरोखे से इतिहास झांकता है, तो किसी मंदिर की दीवार पर अनकही आस्था गूंजती है। ये स्मारक हमें याद दिलाते हैं कि भारत सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। हर बार, हर नजर के साथ और हर रहस्य के पीछे छुपे उस जादू के साथ जो इसे दुनिया का सबसे अद्भुत देश बनाता है। नंबर 1, बद्दा बाग स्मारक, राजस्थान। राजवंश की समाधियां और स्थापत्य की कथा। राजस्थान की धरती पर फैला बद्दा बाग स्मारक परिसर, शाही वैभव, स्थापत्य कला और विरासत की गहराई का ऐसा सजीव उदाहरण है जो सदियों पुराने इतिहास को आज भी मौन होकर सुनाता है। यह स्थान किसी एक व्यक्ति की याद नहीं, बल्कि पूरे राजवंश की गाथा का प्रतीक है। एक ऐसा स्थान जहां पत्थरों में शौर्य, निष्ठा और गौरव के निशान आज भी जीवित हैं। बद्दा बाग स्मारक को स्थानीय लोग राजवंश की छतरियाओं भी कहते हैं, क्योंकि यहां फैले अनगिनत समाधि स्थल गुंबददार छतरियों के रूप में निर्मित हैं। ये सभी स्मारक राजपूत शासकों, रानियों और वीर योद्धाओं की स्मृति में बनवाए गए थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस भूमि की अस्मिता की रक्षा की। बद्दा बाग स्मारक की स्थापत्य शैली अत्यंत विशिष्ट है। यहाँ हर गुंबद, हर स्तंभ और हर मेहराब में वह कलात्मकता झलकती है जो राजपूताना वास्तुकला को विश्व प्रसिद्ध बनाती है। लाल और पीले बलुआ पत्थर से निर्मित ये छतरियां एक समान रूप में फैली हुई है, परंतु प्रत्येक समाधि की डिजाइन थोड़ी भिन्न है, मानो हर संरचना अपने भीतर एक अलग कहानी समेटे हो। कुछ समाधियों के शीर्ष पर कमलाकृति अलंकरण है जो जीवन और मोक्ष के प्रतीक माने जाते हैं, जबकि कुछ पर राजसी निशान, तलवार, सूर्य चिन्ह और शेर उकेरे गए हैं जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। यह परिसर लगभग 500 एकड़ में फैला है और कहा जाता है कि यहाँ 250 से अधिक समाधि स्तंभ हैं। इनमें से कई की नक्काशी इतनी बारीक है कि पत्थरों पर फूलों की पंखुड़ियां और मोर के पंख तक स्पष्ट दिखाई देते हैं। कुछ समाधियों के भीतर भित्तिचित्र भी बने हैं, जिनमें राजाओं के युद्ध दृश्य, धार्मिक अनुष्ठान और शाही दरबारों की झलक मिलती है। स्थापत्य विशेषज्ञों के अनुसार इन समाधियों का निर्माण 16वीं से 18वीं सदी के बीच हुआ था, जब राजस्थान में राजपूत वंश अपनी शक्ति और गौरव के शिखर पर था। बद्दा बाग स्मारक की सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ इस्लामी और हिंदू स्थापत्य का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। गुंबदों की शैली जहां इस्लामी प्रभाव दर्शाती है, वहीं आधारशिला, तोरण और नक्काशीदार झरोखे शुद्ध राजपूताना कला की झलक देते हैं। यह मिश्रण बताता है कि उस द्वार में कला किसी धर्म या सीमा में नहीं बंधी थी, यह केवल सौंदर्य और श्रद्धा का माध्यम थी। सूर्यास्त के समय जब सुनहरी रोशनी इन समाधियों पर पड़ती है, तो पूरा परिसर मानो जीवित हो उठता है। हवा में एक अजीब सी शांति होती है, जैसे इतिहास खुद धीमी आवाज में अपनी दास्तान सुना रहा हो। पर्यटक यहां आकर न केवल स्थापत्य का आनंद लेते हैं, बल्कि उस गौरवशाली युग को महसूस करते हैं जब सम्मान के लिए प्राण न्योछावर कर देना भी जीवन का आदर्श था। रात की निस्तब्धता में यह स्थान एक रहस्यमय सौंदर्य से भर उठता है। चारों ओर पसरी छतरियां ऐसे लगती हैं मानो योद्धाओं की आत्माएं अब भी आकाश की ओर निहार रही हों। आज बद्दा बाग स्मारक राजस्थान पर्यटन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले सांस्कृतिक उत्सवों में लोक संगीत और पारंपरिक नृत्य इस ऐतिहासिक भूमि को पुनः जीवंत कर देते हैं। यह स्थान केवल समाधियों का समूह नहीं, बल्कि राजस्थान की रगों में बहते गौरव और शौर्य का प्रतीक है। पत्थरों में उकेरी यह शांति उस काल की याद दिलाती है जब राजपूताना संस्कृति ने दुनिया को यह सिखाया था कि मृत्यु भी तब सुंदर होती है जब वह सम्मान के लिए दी जाए। नंबर 2, विट्ठल मंदिर, हम्पी। संगीत बजाते पत्थरों का रहस्य और कला का उत्कर्ष। कर्नाटक की ऐतिहासिक नगरी।
हम्पी में स्थित विट्ठल मंदिर भारतीय स्थापत्य और संगीत विज्ञान का ऐसा अद्भुत संगम है जो दुनिया भर के इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को आज भी चकित करता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे फैला यह मंदिर विजयनगर साम्राज्य के स्वर्ण युग का प्रतीक है। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में राजा देवराय द्वितीय के शासनकाल में प्रारंभ हुआ और कृष्णदेवराय के समय में इसे अपने पूर्ण वैभव तक पहुंचाया गया। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार विट्ठल या पांडुरंग को समर्पित है, जिन्हें दक्षिण भारत में भक्त कवि पुरंदरदास और तुलसीदास जैसे संतों ने अपनी भक्ति का केंद्र माना। विट्ठल मंदिर का मुख्य आकर्षण इसका प्रसिद्ध संगीत मंडप है, जहां 56 पत्थर के स्तंभ हैं, जिन्हें हल्के से थपथपाने पर अलग अलग संगीत स्वर निकलते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से यह रहस्य आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। इन पत्थरों की संरचना में ऐसा क्या तत्व है जो इन्हें गूंजता हुआ वाद्य बना देता है? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इन स्तंभों में ध्वनि तरंगों के प्रतिध्वनि सिद्धांत और पत्थर की प्राकृतिक रचना का अद्भुत संयोजन है, जबकि कुछ इसे दिव्य वास्तुकला का चमत्कार मानते हैं। हर स्तंभ किसी न किसी वाद्य जैसे तबला, मृदंग या घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करता है, और जब सभी मिलकर बजते हैं तो पूरा मंडप एक जीवंत संगीत मंदिर में बदल जाता है। मंदिर परिसर में रथ के आकार में बनी एक विशाल पत्थर की रचना भी है, जिसे हम्पी का पत्थर रथ कहा जाता है। यह रथ भगवान गरुड़ को समर्पित है और इसे मंदिर का सबसे पवित्र प्रतीक माना जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह रथ एक ही ग्रेनाइट पत्थर से तराशा गया है। इसकी पहियों पर इतनी बारीकी से नक्काशी की गई है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो यह वास्तव में चल सकता हो। पहले इन पहियों को घुमाने योग्य बनाया गया था, लेकिन बाद में संरक्षण के लिए उन्हें स्थिर कर दिया गया। विट्ठल मंदिर की दीवारों पर जीवन, धर्म, युद्ध और नृत्य से जुड़ी अनगिनत आकृतियां उकेरी गई हैं। यहाँ की नक्काशियों में गजमुख, यक्षिणी, नर्तकियां और वादक अपने भावों के साथ जीवित प्रतीत होते हैं। कहा जाता है कि विजयनगर के दरबार में जब कोई विशेष अवसर होता था तो यहाँ शाही संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे और पूरा मंदिर संगीत की ध्वनियों से गूंज उठता था। आज यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है और हर साल हजारों पर्यटक इसकी रहस्यमयी ध्वनियों को सुनने आते हैं। सूर्योदय के समय जब किरणें इन पत्थर के स्तंभों पर पड़ती हैं तो उनके भीतर से निकलती हल्की गूंज हवा में तैरती हुई लगती है। ऐसा लगता है मानो सदियों पहले के संगीतकार अब भी अपनी तान को अधूरा छोड़ गए हों, जो हर सूर्योदय पर फिर जीवंत हो उठती है। लेकिन समय ने इस मंदिर को चोट भी दी। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को भारी नुकसान पहुंचाया। कई मूर्तियां और संरचनाएं टूट गईं, परंतु इसकी आत्मा आज भी अटूट है। विट्ठल मंदिर इस बात का प्रतीक है कि जब श्रद्धा, विज्ञान और कला एक साथ जुड़ते हैं तो पत्थर भी गाने लगते हैं। यह न केवल स्थापत्य का बल्कि मानवीय कल्पना और भक्ति की असीम शक्ति का प्रतीक है। एक ऐसा मंदिर जो बताता है कि संगीत चाहे शब्दों में हो या पत्थरों में, वह अमर रहता है। नंबर 3, ग्वालियर किला, मध्य प्रदेश। संगीत, शौर्य और पत्थरों में बसा इतिहास। मध्य प्रदेश की धरती पर स्थित ग्वालियर किला भारत की प्राचीनतम दुर्ग कला का ऐसा उदाहरण है जो वीरता, कला और संस्कृति तीनों का जीवंत संगम है। यह विशाल किला ग्वालियर शहर के ऊपर लगभग 300 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो यह पूरी धरती की छाती पर एक स्वर्ण मुकुट की तरह चमक रहा हो। इतिहासकारों के अनुसार इसकी नींव 5वीं सदी में रखी गई थी और इसके बाद से लेकर मुगल, तोमर, मराठा और ब्रिटिश शासन तक इसने कई साम्राज्यों के उत्थान पतन देखे। यह किला केवल राजाओं का निवास नहीं रहा, बल्कि भारत की संगीत परंपरा और स्थापत्य विज्ञान का भी धरोहर है। कहा जाता है कि तोमर वंश के राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में इस किले ने अपने स्वर्ण युग को प्राप्त किया। राजा मानसिंह स्वयं संगीत और कला के महान संरक्षक थे। उन्होंने इसी किले में अपने दरबारी गायक तानसेन को आश्रय दिया, जो आज भी भारतीय शास्त्रीय संगीत के अमर प्रतीक हैं। इसी कारण ग्वालियर को संगीत की जननी कहा जाता है।
तानसेन की स्मृति में आज भी हर वर्ष तानसेन संगीत समारोह आयोजित होता है, जहां देश विदेश के कलाकार अपनी कला से इस ऐतिहासिक किले को फिर से जीवंत कर देते हैं। कहा जाता है कि तानसेन के राग दीपक से दीपक जल उठते थे और राग मेघ मल्हार से वर्षा हो जाती थी। शायद यही कारण है कि ग्वालियर किला अपने भीतर संगीत की आत्मा समेटे हुए प्रतीत होता है। इस किले के भीतर अनेक स्थापत्य रत्न हैं। मान मंदिर पैलेस, गुजरी महल, सासबहू मंदिर और तेली का मंदिर। मान मंदिर पैलेस अपनी नीली टाइलों की सजावट और ज्यामितीय पैटर्न के लिए प्रसिद्ध है, जिन पर चमकदार ग्लेज लगी हुई है जो आज भी सूरज की किरणों से दमक उठती है। गुजरी महल, जिसे राजा मानसिंह ने अपनी प्रेयसी रानी मृगनयनी के लिए बनवाया था, अब एक शानदार पुरातात्विक संग्रहालय है जहां दुर्लभ मूर्तियां, शिलालेख और प्राचीन कलाकृतियां रखी हैं। तेली का मंदिर इस किले की सबसे अनूठी इमारत है, जिसकी शैली में द्रविड़ और नागर वास्तु का मिश्रण दिखाई देता है। इसकी ऊंचाई 100 फीट से अधिक है और इसके शिखर पर बनी आकृतियां सूर्य और गरुड़ की कथा कहती हैं। ग्वालियर किले के द्वारों पर उकेरे गए युद्ध चिन्ह और दीवारों में बने सुराख अब भी उन तीव्र युद्धों की गवाही देते हैं जो यहां लड़े गए। अकबर ने इसे भारत का गिब्राल्टर कहा था, क्योंकि इसकी संरचना इतनी मजबूत थी कि इसे जीतना लगभग असंभव माना जाता था। किले की दीवारों की मोटाई और ऊंचाई इस बात का प्रमाण है कि यह केवल सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि रणनीतिक शक्ति का भी प्रतीक था। किले के चारों ओर बने जलाशय और सुरंगें दर्शाती हैं कि प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग कितनी उन्नत थी। आज यह किला यूनेस्को की विश्व धरोहर में नहीं तो भी भारत की आत्मा का जीवंत अंश है। जब सूरज अस्त होता है और लालिमा इन दीवारों पर उतरती है तो ऐसा लगता है मानो समय ठहर गया हो। हवा के झोंके जब इन गलियारों से गुजरते हैं तो उनमें मानो तानसेन की स्वर लहरियां तैरती महसूस होती हैं। ग्वालियर किला केवल एक स्थापत्य संरचना नहीं बल्कि उस युग का जीवंत साक्ष्य है जहां संगीत, वीरता और कला एक ही दरबार में सिर उठाकर खड़ी थीं। यह किला आज भी ग्वालियर की पहचान है, एक ऐसा इतिहास जो पत्थरों में सांस लेता है और हर आगंतुक के दिल में अपनी अमर गूंज छोड़ जाता है। नंबर 4, मेहरानगढ़ किला, जोधपुर। नीले शहर की ऊंचाई से झांकता इतिहास। राजस्थान की धधकती धरती पर जोधपुर का यह किला ऐसे खड़ा है मानो समय को चुनौती दे रहा हो। समुद्र तल से लगभग 410 फीट ऊंची चट्टान पर बना मेहरानगढ़ किला भारतीय स्थापत्य का ऐसा उदाहरण है जो साहस, कला और वैभव का संगम है। इसका निर्माण 1459 में राठौड़ शासक राव जोधा ने करवाया था, जब उन्होंने मंडौर से राजधानी को स्थानांतरित किया। कहा जाता है कि इस पहाड़ी पर रहने वाले संत चिड़िया नाथ जी ने जब राजा से विस्थापन का विरोध किया तो उन्हें शांत करने के लिए राजा ने उनका आशीर्वाद मांगा। संत ने कहा, तुम्हारा किला तो अमर रहेगा, लेकिन तुम्हारे वंश में हमेशा संघर्ष रहेगा। यह श्राप आज भी इतिहास की गूंज में सुना जा सकता है, क्योंकि मेहरानगढ़ ने सदियों तक युद्धों, षड्यंत्रों और राजकीय बदलावों का सामना किया। किले का नाम मेहरानगढ़ संस्कृत शब्द मिहिर से लिया गया है, जिसका अर्थ है सूर्य, जो राठौड़ वंश के देवता सूर्य देव से जुड़ा है। इस किले की दीवारें 118 फीट ऊंची और 59 फीट मोटी हैं, जिन्हें देखने मात्र से ही इस स्थापत्य की मजबूती का अंदाजा हो जाता है। 7 द्वारों से प्रवेश करने वाला यह किला युद्ध विजय की कहानियां कहता है। जयपोल द्वार महाराजा मान सिंह द्वारा जयपुर और बीकानेर के शासकों पर विजय के बाद बनवाया गया। वहीं फतेहपोल द्वार मराठों पर मिली जीत की निशानी है। इन द्वारों के ऊपर आज भी तोपों के गोले के निशान मौजूद हैं, जो समय की मार के बावजूद मिटे नहीं। किले के भीतर प्रवेश करते ही एक अद्भुत संसार खुलता है। फूले महल, शीश महल, मोती महल और झांकी महल जैसे राजसी कक्ष, जिनकी दीवारें रंगीन कांच, सोने की परतों और महीन नक्काशी से सजी हैं। शीश महल में जब एक दीपक जलाया जाता है तो हजारों शीशों की परछाई से पूरा कक्ष ऐसे जगमगा उठता है मानो सितारों का झरना बरस गया हो। किले की सबसे ऊंची दीवारों से नीचे झांकें तो पूरा जोधपुर नीले घरों की छटा में डूबा दिखाई देता है, इसलिए इसे ब्लू सिटी कहा जाता है।
कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने अपने घर नीले रंग से रंगे ताकि गर्मी से बच सकें और भगवान शिव के प्रति भक्ति व्यक्त कर सकें। लेकिन धीरे धीरे यह पूरा शहर नीले रंग में ढल गया। मेहरानगढ़ किले का संग्रहालय आज भी दुनिया के सबसे शानदार संग्रहालयों में गिना जाता है, जहां शाही पालकियां, रथ, तलवारें, तोपें, संगीत वाद्य और राजसी पोशाकें प्रदर्शित हैं। विशेष रूप से महाराजा जसवंत सिंह की स्वर्ण पालकी और हाथी दांत से बनी राजगद्दी देखने योग्य है। किले की दीवारों में लगी तोपों से झांकता इतिहास यह बताता है कि यहां कभी युद्धों की गूंज और तलवारों की चमक थी। कहा जाता है कि इस किले की नींव में राजा राव जोधा ने एक व्यक्ति राजा रैदास को जीवित दफनाया था, ताकि किला कभी कमजोर न पड़े और उनके परिवार को जीवन भर बल मिलता रहे। आज भी उस व्यक्ति के नाम पर यहाँ राजा रैदास की छतरी बनी हुई है। जब सूरज ढलता है और उसकी सुनहरी किरणें लाल बलुआ पत्थर की दीवारों पर पड़ती हैं, तो किला ऐसे चमक उठता है जैसे आग में तपकर निकला हुआ सोना। हवा महल के प्राचीरों से जब जोधपुर के नीले घरों को देखा जाता है तो लगता है मानो धरती और आसमान एक हो गए हों। रात के सन्नाटे में इस किले की हवाएं भी मानो इतिहास के पन्नों को पलटती हैं। मेहरानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि राजपूत गौरव का वो प्रतीक है जिसने समय, युद्ध, आंधियों और साम्राज्यों के उत्थान पतन को चुपचाप देखा और आज भी नीले शहर के ऊपर गर्व से खड़ा है, मानो कह रहा हो कि इतिहास भले बदल जाए, लेकिन इसकी आत्मा अमर रहेगी। नंबर 5, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता की गूंज को पत्थर में बदलते हुए। नर्मदा के शांत किनारों पर खड़ी यह विराट प्रतिमा केवल धातु और कंक्रीट का संग्रह नहीं, बल्कि एक ऐसे विचार की जीवित परछाई है जिसने पूरे उपमहाद्वीप को एक सूत्र में पिरो दिया। यह वही स्थान है जहां धरती, आकाश और नदी एक साथ झुककर मानो उस व्यक्ति को प्रणाम करते हैं जिसकी दृढ़ता ने बिखरे हुए टुकड़ों को एक राष्ट्र बनने का साहस दिया। यह प्रतिमा जितनी ऊंची है उतनी ही गहरी, उसके भीतर वह कहानी दबी है जो अक्सर इतिहास की किताबें ठंडे अक्षरों में कह देती हैं। लेकिन यहां हवा में बहती ध्वनि, जल में उतरती प्रतिछाया और धरती पर पड़ती विशाल आकृति उस कहानी को जीवंत कर देती है। प्रतिमा के निर्माण की यात्रा स्वयं में एक अद्भुत रहस्य है। जिस तरह इस संरचना को तेज हवाओं, धरती की हलचल और समय के क्षरण से लड़ने के लिए तैयार किया गया, वह मानो उस व्यक्ति के स्वभाव का वास्तुशिल्पीय प्रतिबिंब है जिसकी निष्ठा कभी डगमगाई नहीं। आधार से लेकर मुकुट तक हर परत जैसे एक संदेश कहती है कि विचार अगर सच्चा हो तो उसे कोई तूफान गिरा नहीं सकता। यहाँ का वातावरण इतना रहस्यमय लगता है कि आगंतुक दूर से आते ही उस ऊंचाई के सामने स्वयं को खोता हुआ महसूस करता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको चुपचाप पीछे धकेलकर उसकी महिमा का एहसास कराना चाहती हो। प्रतिमा के आसपास फैला परिदृश्य भी साधारण नहीं। नदी का स्थिर बहाव, चारों ओर फैली पहाड़ियों की परतें और हवा की धीमी सरसराहट मिलकर मानो किसी प्राचीन कथा का वातावरण बना देती हैं। दिन के समय सूर्य जब इसके कांस्य चेहरे पर पड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे धातु धीरे धीरे गर्म होकर जीवंत हो रहा हो। रात में प्रकाश की किरणें प्रतिमा की सतह पर ऐसे फैलती हैं कि एक पल को लगता है जैसे यह विशाल आकृति अंधेरे को चीरकर जाग उठी हो और पूरा क्षेत्र उसकी निगरानी में सांस ले रहा हो। दूर से देखने पर भले यह एक स्थिर संरचना लगे, लेकिन इसके पास पहुंचते ही पता चलता है कि यहाँ हर कोना आंदोलन की स्मृति है। इसके पैरों के पास खड़े होने पर वह एहसास होता है जो किसी पर्वत के तल पर खड़े होने पर होता है। एक ओर भय, दूसरी ओर सम्मान, और दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी जो आपके भीतर तक उतर जाती है। इस खामोशी में एक बात साफ सुनाई देती है कि एक राष्ट्र केवल सीमाओं से नहीं बनता, बल्कि उन मूल्यों से बनता है जिन्हें लोग दिल में रखते हैं। यह जगह केवल देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। यहां आने वाला हर व्यक्ति भीतर से थोड़ा बदल कर लौटता है, जैसे वह खुद अपने भीतर किसी अदृश्य शक्ति को जागते हुए पाता है।
यही कारण है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा नहीं, बल्कि उस अदृश्य ध्वनि की सबसे ऊंची गूंज है जो बताती है कि एकता केवल विचार नहीं, बल्कि धैर्य, साहस और दृढ़ निश्चय का जीवित रूप है। नंबर 6, ऑनरोविल, वैश्विक सामंजस्य का जीवंत प्रयोग। दक्षिण भारत की धरती पर बसा ऑनरोविल किसी साधारण नगर की तरह नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां मनुष्य अपनी जाति, धर्म, भाषा, राष्ट्र और सांस्कृतिक विभाजनों को पीछे छोड़कर केवल मानव बनकर जीने का प्रयास करता है। यह बस्ती जब 1968 में स्थापित हुई, तब दुनिया विभाजनों, संघर्षों और विचारधाराओं की खींचतान से जूझ रही थी। उसी समय मदर मीरा अल्फासा ने एक साहसिक कल्पना रखी। क्या पृथ्वी पर एक ऐसा स्थान संभव है जहां मनुष्य एक दूसरे के लिए बाधा नहीं, बल्कि सेतु बने? ऑनरोविल उस प्रश्न का उत्तर है, एक जीवित प्रयोग जो आधी सदी से अधिक समय से चल रहा है। यहां आने वाला व्यक्ति किसी राष्ट्र का प्रतिनिधि बनकर नहीं, बल्कि एक वैश्विक नागरिक के रूप में प्रवेश करता है। ऑनरोविल की सबसे अनोखी बात यह है कि यहां किसी का भी स्वामित्व किसी वस्तु पर नहीं होता। भूमि, घर, संसाधन, सब कुछ सामूहिक है। व्यक्ति केवल उपयोगकर्ता होता है, मालिक नहीं। यह विचार सुनने में सरल लगता है, लेकिन व्यवहार में यह मानव स्वभाव की गहराइयों को चुनौती देता है। मनुष्य की सबसे प्रबल प्रवृत्ति मेरा तुम्हारा की भावना को छोड़कर हम बन पाना ही ऑनरोविल को खास बनाता है। यहां कोई सरकारी संरचना नहीं, कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई धार्मिक संस्था नहीं जो लोगों का मार्ग तय करे। निर्णय सामूहिक सहमति से लिए जाते हैं, धीरे, बहुत सोच समझकर, ताकि हर कदम यहां की मूल भावना, एकता को बचाए रखे। नगर के केंद्र में स्थित मातृ मंदिर ऑनरोविल का हृदय है। बाहर से सुनहरे गोले जैसी आकृति और भीतर शांत प्रकाश की किरणें। यह स्थान किसी मंदिर से अधिक एक आंतरिक यात्रा जैसा लगता है। लोग यहां पूजा करने नहीं, बल्कि स्वयं को देखने, अपने भीतर उतरने आते हैं। वातावरण में गहरा मौन होता है, ऐसा मौन जो शोर को रोकने से नहीं, बल्कि भीतर की बेचैनी को शांत करने से बनता है। यहां प्रवेश करने वाला व्यक्ति अक्सर कहता है कि जैसे समय कुछ क्षणों के लिए ठहर जाता है और मनुष्य अपने असली स्वरूप के थोड़ा और करीब पहुंच जाता है। ऑनरोविल में विभिन्न देशों के लोग रहते हैं और आश्चर्य की बात है कि इतने विविध बैकग्राउंड के बावजूद यहां संघर्ष बहुत कम होते हैं। यह नगर साबित करता है कि मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन विभाजन नहीं। यहाँ के लोग मानते हैं कि मानवता का असली भविष्य तभी सुरक्षित है जब मनुष्य सीख ले कि वह पृथ्वी का साझेदार है, मालिक नहीं। प्रकृति के साथ तालमेल, संसाधनों का संतुलित उपयोग और सामुदायिक श्रम यहाँ की जीवन शैली का हिस्सा है। कई क्षेत्रों में ऑनरोविल ने बंजर भूमि को हरे वन में बदल दिया। यह दिखाता है कि जब मनुष्य सकारात्मक इरादे से काम करे तो धरती भी उसके साथ खड़ी हो जाती है। ऑनरोविल एक सपना है, अधूरा भी और लगातार बनता हुआ भी। यह हमें याद दिलाता है कि मानव जाति केवल तकनीकी प्रगति से महान नहीं बनती, बल्कि अपने विचारों, अपने उद्देश्य और अपनी पारस्परिक करुणा से बनती है। और शायद भविष्य की दुनिया का पहला खाका यही छोटा सा नगर है, जहां मनुष्य ने कोशिश की कि वह केवल जिए नहीं, बल्कि सही अर्थों में मिलजुल कर जिए। नंबर 7, स्तकना गोम्पा, चट्टान पर टिका प्राचीन आध्यात्मिक दुर्ग। लद्दाख की कठोर, निर्जन और ऊंची घाटियों के बीच स्तकना गोम्पा ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे आकाश और पृथ्वी के बीच निलंबित कर दिया हो। इंडस नदी की बलखाती धारा के किनारे एक अकेली उठी हुई चट्टान पर स्थित यह प्राचीन बौद्ध मठ सदियों से केवल ईंट, पत्थर और मिट्टी का ढांचा नहीं है, बल्कि ध्यान, अनुशासन और आध्यात्मिक साधना का जीवित केंद्र है। इसकी स्थापना लगभग 16वीं सदी के उत्तरार्ध में मानी जाती है, जब लद्दाख के इस क्षेत्र में बौद्ध विचारधारा अपनी नई शाखाएं फैलाते हुए हिमालय के कठोर मार्गों से होते हुए यहां पहुंची। स्तकना गोम्पा की सबसे उल्लेखनीय विशेषता इसका स्थान है। एक तीखी
संकरी और खड़ी चट्टान के शिखर पर बसे इस मठ तक पहुंचने का मार्ग कठिन है, परंतु यही कठिनाई इसे एक प्राकृतिक किले जैसा रूप देती है। प्राचीन समय में जब बाहरी आक्रमणों का भय बना रहता था, तब यह ऊंचाई लोगों को सुरक्षा, एकांत और आध्यात्मिक एकाग्रता तीनों प्रदान करती थी। नीचे बहती इंडस नदी का निरंतर स्वर, दूर दूर तक फैले बंजर पर्वतों की शांति और शीतल वायु का स्पर्श साधकों को संसार की हलचल से अलग करते हुए ध्यान की गहराई में ले जाता है। गोम्पा के भीतर प्रवेश करते ही पत्थर की दीवारों पर उकेरी गई पेंटिंग्स, प्राचीन रेशमी थांकाएं और रंगों से सजी मूर्तियां एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। ये चित्र केवल कला नहीं, बल्कि बौद्ध इतिहास और दर्शन की दृश्य पुस्तकों के समान है। हर आकृति, हर रंग और हर प्रतीक साधना की किसी अवस्था, किसी विचार या किसी नैतिक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ के भिक्षु सदियों पुरानी परंपराओं के अनुसार आज भी वही शिक्षा पद्धति अपनाते हैं। सुबह के मंत्रोच्चार, ध्यान, अध्ययन और अनुशासन से भरा उनके दिन का हर क्षण मठ को जीवंत बनाए रखता है। स्तना गोम्पा केवल धार्मिक केंद्र नहीं, बल्कि स्थानीय संस्कृति का हृदय भी है। पर्व त्योहारों के समय यहाँ के आंगन में नृत्य, मुखौटा नाट्य और मंत्रोच्चार का ऐसा संगम होता है कि निर्जन लद्दाख की चुप्पी तक टूट जाती है। दूरस्थ गांवों से लोग यहाँ आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। आज आधुनिक यात्रियों के लिए स्तना गोम्पा एक अद्भुत अनुभव है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति उस अनकही शांति को महसूस करता है जो केवल उन स्थानों में मिलती है जहां मानव सभ्यता ने प्रकृति के साथ संतुलन बनाते हुए जीवन जिया है। यहां खड़े होकर लगता है कि यह मठ समय के प्रवाह को चुनौती देता हुआ हर युग में स्थिर रहा है। ठंडी हवाओं के थपेड़ों में भी, बर्फीली रातों में भी और इतिहास के तूफानों में भी। स्तना गोम्पा केवल एक संरचना नहीं, बल्कि यह उस हिमालयी दर्शन का प्रतीक है जो सिखाता है कि ऊंचाई केवल पर्वतों में नहीं, मन की गहराइयों और आत्मा की उड़ान में भी होती है। नंबर 8, मुन्नार, चाय बागान, धुंध से ढकी हरी पहाड़ियों का अनंत विस्तार। मुन्नार की पहाड़ियों पर उगते हुए सूरज की पहली किरण जब चाय के कोमल पत्तों पर गिरती है तो ऐसा लगता है मानो धरती ने हरे मखमल की एक विशाल चादर ओढ़ ली हो। यहाँ की हवा में खुली मिट्टी और ओस की सुगंध अपने भीतर एक ऐसी कथा छुपाए रखती है जो सदियों से इन पहाड़ियों की नसों में बहती आई है। मुन्नार की पहाड़ियों पर फैले ये विशाल चाय बागान किसी साधारण खेत की तरह नहीं, बल्कि एक जीवित, सांस लेती हुई दुनिया की तरह प्रतीत होते हैं, जहां हर पत्ता, हर झोंका और हर मोड़ अपने भीतर प्रकृति और मनुष्य के अद्भुत सहअस्तित्व की कहानी लिए होता है। इन बागानों की कोमल ढलानों पर चलने वाले लोगों के कदमों की भनक तक हवा अपने भीतर समेट लेती है, मानो इस शांति को टूटने न देना चाहती हो। जब यहाँ की ठंडी हवा चेहरे को छूती है तो उसके साथ पहाड़ियों की धड़कन भी महसूस होती है। सुबह की धुंध जब चाय के पत्तों को ढक लेती है तब पहाड़ियों पर ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है कि मानो जीवन का वास्तविक रंग इसी हरियाली में बसा हो। इन पत्तों के पीछे मेहनत करती महिलाएं इस धरती का असली इतिहास लिखती हैं। उनकी उंगलियां जब कोमल पत्तों को सावधानी से चुनती हैं तो हर पत्ता समय की परतों को अपने भीतर समेट लेता है। मुन्नार में चाय मात्र एक फसल नहीं, बल्कि वह संस्कृति है जिसने लोगों के दिलों में एकता, धैर्य और प्रकृति के प्रति सम्मान को गहराई से जड़ें जमाई हैं। मुन्नार की यह दुनिया हमें सिखाती है कि सौंदर्य सिर्फ देखने की वस्तु नहीं, बल्कि महसूस करने का अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो हवा, धुंध, मिट्टी और मेहनत के संग मिलकर बनता है। और यही कारण है कि मुन्नार के चाय बागान सिर्फ एक दृश्य नहीं, बल्कि एक यात्रा है। मन की शांति, प्रकृति की गहराई और जीवन के वास्तविक अर्थ की ओर ले जाने वाली यात्रा। आज के वीडियो में इतना ही। हमारी इस विशाल धरती की अद्भुत कहानियां यहीं समाप्त नहीं होती। हर कोने में कोई न कोई रहस्य अब भी सांस ले रहा है।
कुछ समय बाद जब हम फिर मिलेंगे तो एक और छुपी हुई दुनिया आपके सामने खुलने लगेगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें और इस धरती की हर धड़कन को महसूस करते रहें, क्योंकि असल यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां हमारी नजरें रुक जाती हैं।